क्या आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं? क्या आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता है? आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर इंसान जिम्मेदारियों, ईमेल्स, प्रोजेक्ट्स और नए नए कामों से घिरा हुआ है। और सच तो यह है कि हम कभी भी अपने सारे काम पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते। यही समस्या समझाने और उसका समाधान देने के लिए लिखी गई है एक मशहूर किताब, ईट दैट फ्रॉग। इस किताब का एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर आपको एक मेंढक खाना ही पड़े तो उसे सुबह सबसे पहले खा लो। यहां मेंढक का मतलब है आपका सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम, जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं। जब आप हर दिन सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करना सीख जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और सफलता तीनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस किताब में लेखक ब्रायन ट्रेसी ने 21 ऐसे शक्तिशाली तरीकों के बारे में बताया है जिनकी मदद से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप भी हर दिन अपने सबसे बड़े फ्रॉग को खाकर अपनी जिंदगी और करियर को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अगली आवाज सुनाते हैं मिस्टर और मिसेस शर्मा की, जो आपको इस किताब की पूरी समरी बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए विस्तृत विश्लेषण में। और आज का जो हमारा विषय है ना, वो सच में मुझे लगता है कि हम सभी कभी ना कभी समस्या से जूझते ही हैं। बिल्कुल, और आज के समय में तो ये समस्या और भी बड़ी हो गई है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास सूचनाओं का एक भारी समुद्र है और जिम्मेदारियों का तो जैसे कोई अंत ही नहीं है। ऐसे में काम को तेजी से और सही तरीके से कैसे पूरा किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और इसके लिए हम ब्रायन ट्रेसी की जो बहुत ही मशहूर किताब है ईट दैट फ्रॉग, उसके मुख्य अंशों पर गहराई से चर्चा करेंगे। और ये किताब सच में बहुत से लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। तो हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। इस जानकारी के समंदर से हमें वो सबसे जरूरी और व्यवहारिक तरीके निकालने हैं जिनसे बिना किसी मानसिक थकान के हम अपने बड़े काम पूरे कर सकें। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। लेखक ने मार्क ट्वेन की एक बहुत ही दिलचस्प कहावत का जिक्र किया है अपनी किताब में। वो जिंदा मेढक वाली कहावत है ना? हाँ वही। कहावत ये है कि अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले एक जिंदा मेढक खा लें तो दिन भर आपको ये तसल्ली रहेगी कि भाई इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता आज के दिन में। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। हाँ, पर यहाँ मेढक का मतलब किसी असली जानवर से नहीं है। इसका मतलब है आपके दिन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम। और नियम बड़ा सीधा है। अगर आपके सामने 2 मेढक हैं तो जो सबसे बदसूरत मेढक है उसे पहले खाइए। मतलब जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले निपटाइए। देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। और ये सिर्फ ये कोई साधारण टाइम मैनेजमेंट की तकनीक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। मनोविज्ञान? वो कैसे? जब कोई भी महत्वपूर्ण काम हम पूरा करते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। और ये एंडोर्फिन हमारे दिमाग में एक प्राकृतिक खुशी, जिसे हम नेचुरल हाई कहते हैं, उसका एहसास पैदा करता है। अच्छा, तो इसीलिए कोई बड़ा काम खत्म करने के बाद वो जो एक सुकून मिलता है। बिल्कुल। जिस काम का महत्व जितना ज्यादा होता है, उसे पूरा करने पर आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा और गर्व की भावना उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। और जो सफल लोग होते हैं वो असल में इसी एंडोर्फिन की अनुभूति के एक सकारात्मक रूप से आदी हो जाते हैं। मतलब उन्हें वो प्राकृतिक नशा चाहिए होता है। हाँ, वो नशा जो एक बड़ा काम खत्म करने पर मिलता है। और सच कहूं तो यही लत उन्हें लगातार बड़े और महत्वपूर्ण काम खत्म करने के लिए प्रेरित करती रहती है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है जो हमें सफलता की ओर धकेल सकती है। बस हमें उस पहले मुश्किल काम को शुरू करने की हिम्मत जुटानी होती है। सही कहा आपने। तो अब अगर हम किताब के पहले बड़े हिस्से पर आएं तो वो है योजना और स्पष्टता। लेखक इसे सेट द टेबल कहते हैं। मतलब काम शुरू करने से पहले स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। और किताब में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा दिया है। वो लक्ष्य लिखने वाला आंकड़ा। हाँ, कि दुनिया में केवल 3% वयस्कों के पास अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखे हुए होते हैं। और यही 3% लोग बाकी के 97% लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा हासिल करते हैं। मतलब
कागज पर सोचने का, जिसे थिंक ऑन पेपर कहते हैं, उसका एक अलग ही असर होता है। बिल्कुल होता है। और एक बड़ा मजेदार सवाल है किताब में कि एक पूरे हाथी को कैसे खाया जा सकता है, तो उसका जवाब है एक बार में सिर्फ एक निवाला लेकर। हाँ, सबसे आकर्षक बात यह है कि योजना बनाने में लगाया गया थोड़ा सा समय आपके असल काम के दौरान बहुत सारा समय बचाता है। इसे प्रबंधन की भाषा में 6P फॉर्मूला कहा जाता है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब अगर पहले से सही योजना बना ली जाए तो हमारा प्रदर्शन खराब नहीं होगा। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपना दिन शुरू करने से पहले केवल 10 से 12 मिनट का समय अपनी योजना बनाने में लगाता है तो वो असल काम के दौरान भटकने से बच जाता है, और इससे वो लगभग 100 से 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे बचा सकता है। 2 घंटे सिर्फ 10 मिनट की प्लानिंग से। हाँ, ये एक बहुत ही अचूक तरीका है, पर इसके लिए एक व्यवस्थित प्रणाली चाहिए होती है। जैसे आपके पास एक मास्टर लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपके भविष्य के सभी विचार और काम लिखे हों। हाँ, और फिर वहां से कामों को हम एक मासिक सूची में, फिर साप्ताहिक सूची में और अंत में हर दिन की दैनिक सूची में ट्रांसफर कर सकते हैं। एकदम सही। देखिए, सिद्धांत के तौर पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा असल जिंदगी की बात करते हैं। जब किसी इंसान के सिर पर पहले से ही 10 काम हो, डेडलाइन एकदम सिल पर नाच रही हो, तो शांति से बैठकर 15 मिनट तक लिस्ट बनाने का मन किसे करता है? अक्सर लोगों को लगता है कि सीधे काम में कूद पड़ना ज्यादा सही है। क्या ये योजना बनाने वाला काम अपने आप में एक और बड़ा बोझ नहीं बन जाता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है। जब दबाव बहुत ज्यादा होता है तो हमें यही लगता है कि सोचने में समय क्यों बर्बाद किया जाए, सीधे काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में बिना योजना के काम में कूदना उस व्यक्ति की तरह है जो एक अनजान शहर में बिना नक्शे के गाड़ी चला रहा है। वो गाड़ी तो बहुत तेज चला रहा है, लेकिन शायद बिल्कुल गलत दिशा में। अरे हाँ, ये तो है। और जब हम चीजों को कागज पर लिख लेते हैं तो दिमाग से वो सारा बोझ हट जाता है कि मुझे ये भी याद रखना है और वो भी। और जब आप सूचियों से काम पूरे करके उन पर निशान लगाते हैं, वो जो एक टिक मार्क लगाते हैं, तो प्रगति साफ दिखाई देती है। हर एक टिक मार्क के साथ थोड़ा सा एंडोर्फिन रिलीज होता है जो अगले काम के लिए हमें ऊर्जा देता है। बिल्कुल। ये बात सच में सोचने वाली है। मतलब अपने दिमाग को एक गोदाम की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसे सोचने के लिए खाली रखना ज्यादा बेहतर है। तो जब सूचियां बन जाती हैं, उसके बाद बात आती है प्राथमिकताओं की, और यहीं पर वो बहुत ही प्रसिद्ध 80-20 का नियम सामने आता है, जिसे परेटो सिद्धांत भी कहते हैं। हाँ, परेटो सिद्धांत। ये नियम कहता है कि हमारी 20% गतिविधियां ही हमारे 80% परिणाम तय करती हैं। मतलब अगर किसी सूची में 10 काम है तो उनमें से कोई 2 काम ऐसे जरूर होंगे जो बाकी के 8 कामों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होंगे। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो अक्सर उन 80% छोटे और आसान कामों में उलझा रहता है। बिल्कुल, जिनका कोई खास मूल्य नहीं होता। अक्सर लोग दिन की शुरुआत छोटे छोटे ईमेल पढ़ने या कोई मामूली काम निपटाने से करते हैं, और जो असली मेंढक है वो वैसा का वैसा ही बैठा रहता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड का 50 साल का शोध इस बात की बहुत सटीक पुष्टि करता है। और देखिए, 50 साल कोई छोटा समय नहीं होता। हाँ, आधी सदी हो गई। डॉक्टर बैनफील्ड ने इतने लंबे समय तक लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी व्यक्ति की सफलता इस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है कि वो भविष्य के बारे में कितना सोचता है। उनका जो लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव है, यानी लंबे समय का नजरिया, वही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब जो लोग काम को टालते हैं वो बस तुरंत मिलने वाले मजे, या जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं। हाँ, उन्हें छोटे और आसान काम करने में मजा आता है क्योंकि वो तुरंत पूरे हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वो हमेशा अपने आज के हर काम को भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यानी वो ये देखते हैं कि आज जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो 5 साल बाद क्या रंग लाएगी। और शायद यही कारण है कि काम शुरू करने से पहले खुद से 3 जादुई सवाल पूछना बहुत जरूरी बताया गया है किताब में। वो 3 सवाल बहुत असरदार हैं। हाँ, पहला सवाल है, मेरी सबसे ज्यादा मूल्यवान गतिविधियां कौन सी हैं? दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, और अगर मैं उसे अच्छे से करूँ तो कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। और तीसरा सबसे अहम सवाल, इस वक्त ठीक इसी पल मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग
क्या है? ये सवाल किसी को भी उसका असली मेंढक पहचानने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक और दिलचस्प अवधारणा निकल कर आती है, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, रचनात्मक टाल-मटोल, जिसे क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही अलग नजरिया है ना? दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका कहना है कि उनकी सफलता का राज ये है कि वो हर उस काम को ना कह देते हैं जो उस वक्त उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होता। मतलब हम हर काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये चुनना होगा कि किन कामों को टालना है। ये बहुत ही सटीक बिंदु है, क्योंकि इंसान हर काम को नहीं कर सकता और कुछ ना कुछ तो टालना ही पड़ता है। तो क्यों ना जानबूझकर उन छोटे और कम मूल्य वाले कामों को टाला जाए जो कोई बड़ा परिणाम नहीं देते। सही बात है। इसी प्राथमिकता को तय करने के लिए ABCDE मेथड, जो ABCDE तकनीक है, वो बेहद कारगर है। काम शुरू करने से पहले अपनी सूची के हर काम के आगे इनमें से कोई एक अक्षर लिखना होता है। तो ए का मतलब है वो काम जो करना बेहद जरूरी है। हाँ, यही वो असली मेंढक है, जिसके बड़े परिणाम या नुकसान हो सकते हैं। और बे वो काम हैं जो करने चाहिए, जैसे छोटे मेंढक या टैडपोल कह लें, लेकिन इनके परिणाम बहुत गंभीर नहीं होते। और इसका सबसे बड़ा नियम ये है कि जब तक कोई ए काम बचा हुआ है, तब तक किसी बी काम को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, यही नियम है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी आपसे। मतलब अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो कई बार कोई सी लेवल का काम होता है, जैसे किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना या थोड़ी बहुत गपशप करना। ये एक तरह की नेटवर्किंग भी तो हो सकती है। या फिर मान लीजिए बॉस ने कोई ऐसा काम दे दिया जो हमारी लिस्ट में बी या सी पर है, तो क्या सीधे बॉस के मुंह पर ना कह दिया जाए? वॉरेन बफे के लिए ना कहना आसान है, लेकिन एक आम कर्मचारी के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब भी व्यवहारिक ही होना चाहिए। देखिए, ना कहने का मतलब हमेशा सीधा और रूखा इनकार नहीं होता। अगर बॉस कोई नया काम देता है तो एक पेशेवर तरीका यह है कि बॉस को अपनी ए कामों की सूची दिखाई जाए और उनसे ही पूछा जाए कि इस नए काम को मैं किस प्राथमिकता पर रखूं। ओहो, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। इससे बॉस को भी पता चलता है कि आपके पास पहले से कौन से महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। और जहां तक कॉफी पीने या गपशप की बात है, किताब में सी का मतलब उन्हीं कामों से है जिनका आपके मुख्य काम के लिहाज से कोई असर नहीं होता। समझ गई। और डी का मतलब है डेलीगेट, मतलब वो काम जो हम किसी और को सौंप सकते हैं ताकि हमारे ए कामों के लिए समय बच सके। और अंत में आता है ई, यानी एलिमिनेट, वो काम जिन्हें पूरी तरह से हटाया जा सकता है और जिनकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। समय के साथ कई ऐसे काम हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं जिनकी असल में हमें कोई जरूरत नहीं होती, तो उन्हें पहचान कर पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। ये स्पष्टीकरण काफी मददगार है। अब इस तकनीक से जब हमारी लिस्ट छट जाती है तो बात आती है पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की, जिसे लॉ ऑफ 3 या 3 का नियम कहा गया है। किताब में सिंथिया नाम की एक महिला की बहुत ही गहराई से बताई गई एक कहानी है। हाँ, वो कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। सिंथिया एक कंपनी में काम करती थी और उस पर 17 अलग अलग तरह के कामों का भारी बोझ था। वो हफ्ते में 6 दिन और हर दिन 12-12 घंटे काम कर रही थी। मतलब सोचकर ही घुटन महसूस होती है कि वो किस कदर काम के बोझ तले दबी होगी। बिल्कुल। न परिवार के लिए समय था उसके पास, न खुद की सेहत के लिए, बस हर वक्त भागती रहती थी। लेकिन फिर भी काम खत्म ही नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में इंसान अक्सर बर्नआउट का शिकार हो जाता है। लेकिन जब सिंथिया ने अपनी सूची का गहराई से विश्लेषण किया और अपने काम के उन 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों की पहचान की जो उसकी कंपनी को 90% मूल्य देते थे, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। हाँ, उसने अपने बॉस के साथ बैठकर उन 3 मुख्य कामों पर चर्चा की और बाकी के जो 14 छोटे काम थे उन्हें या तो दूसरों को सौंप दिया या सिस्टम से ही हटा दिया। और इसका परिणाम देखिए, सिर्फ उन 3 मुख्य कामों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का नतीजा ये हुआ कि उसने कुछ ही समय में अपना वेतन दुगना कर लिया। और सबसे बड़ी बात, वो शाम 5 बजे काम खत्म करके अपने परिवार के साथ सुकून से समय बिताने लगी। यही तो सबसे जरूरी है। समय प्रबंधन का असली उद्देश्य दिन भर किसी मशीन की तरह काम करना थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, जीवन सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं है। सही कहा। इसका मुख्य उद्देश्य तो अपने प्रियजनों के लिए और उन चीजों के लिए समय निकालना है जो जीवन में आपको सच्ची खुशी देती हैं। काम के वक्त आपके समय की गुणवत्ता मायने रखती है, यानी आप कितने फोकस के साथ काम कर रहे हैं।
और घर पर परिवार के साथ आपके समय की मात्रा मायने रखती है, यानी आप उनके साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं। जीवन में यही संतुलन बहुत आवश्यक है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि काम चाहे कितना भी बड़ा और डरावना क्यों न हो, उसे छोटे हिस्सों में बांटकर आसानी से किया जा सकता है। इसे 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक बैरल का सिद्धांत कहा गया है। वो सहारा रेगिस्तान वाली कहानी? हाँ, लेखक ने अपनी एक पुरानी यात्रा की बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी साझा की है। उन्होंने सहारा रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से तनेजुर्फ उसको पार किया था। ये 500 मील का एक ऐसा सपाट और खौफनाक रेगिस्तान था जहां मीलों तक न पानी की एक बूंद थी, न घास का एक तिनका और न ही कोई रास्ता बताने वाला निशान। और वहाँ रेत के तूफानों के कारण पुराने रास्ते पूरी तरह मिट जाते थे। बिल्कुल। उस समय तक वहां 1300 से ज्यादा लोग रास्ता भटक कर, प्यास से तड़प कर अपनी जान गंवा चुके थे। उस खौफनाक रास्ते को चिन्हित करने के लिए फ्रांस के लोगों ने हर 5 किलोमीटर पर काले रंग के तेल के खाली बैरल रख दिए थे। और 5 किलोमीटर ही वो दूरी है जहां पृथ्वी की गोलाई के कारण इंसान की नजर क्षितिज से आगे नहीं जा पाती। बिल्कुल सही। ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। आप देखिए, उन यात्रियों को 500 मील का पूरा डरावना रेगिस्तान एक साथ नहीं देखना था। अगर वो पूरे 500 मील के बारे में सोचते तो शायद डर के मारे वहीं दम तोड़ देते। हाँ, वो घबरा जाते। उन्हें एक वक्त में सिर्फ 2 बैरल दिखाई देते थे। एक वो जिसे वे पार कर चुके थे, और दूसरा वो जो 5 किलोमीटर दूर था। उन्हें सिर्फ उस अगले बैरल तक पहुंचना होता था। बड़े और मुश्किल कामों का भी यही नियम है। मतलब किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखकर घबराने के बजाय सिर्फ उतनी दूर देखना चाहिए जितना साफ साफ दिखाई दे रहा हो, और बस अपना पहला कदम उठा लेना चाहिए। बिल्कुल। जब आप एक कदम उठाते हैं तो अगला कदम अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ये तरीका वाकई हमारे डर को खत्म कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग पहला कदम इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उस काम के योग्य ही नहीं है। काम को टालने का एक बहुत बड़ा कारण किसी काम में खुद को कमजोर महसूस करना भी है। इसीलिए खुद के कौशल को लगातार बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। अपग्रेड्स की स्किल्स जिसे कहते हैं। लेखक खुद का ही उदाहरण देते हैं कि कैसे जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखनी शुरू की थी तो उन्हें टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी। वो कीबोर्ड पर एक एक अक्षर ढूंढकर टाइप करते थे, जो बहुत ही झुंझुलाहट भरा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक टाइपिंग प्रोग्राम खरीदा और हर दिन अभ्यास किया। कुछ ही समय बाद वो फर्राटे से टाइप करने लगे और अपने करियर में उन्होंने 75 से ज्यादा किताबें लिख डाली। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सीखने का एक बहुत ही शानदार तरीका ये भी बताया गया है कि एक आम इंसान हर साल अपनी कार में ड्राइविंग करते हुए औसतन 500 से 1000 घंटे बिताता है। ये समय किसी यूनिवर्सिटी के एक पूरे सेमेस्टर के बराबर है। अगर इस समय में केवल गाने सुनने के बजाय कुछ शिक्षाप्रद ऑडियो प्रोग्राम सुने जाएं, तो हमारी गाड़ी एक चलते फिरते विश्वविद्यालय में बदल सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आखिर इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक कौन रहा है? हमारी असली बाधाएं क्या हैं? क्या है? यहाँ फिर से 80-20 का नियम लागू होता है। अक्सर लोग अपनी असफलता या काम में होने वाली देरी के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि इकोनॉमी खराब है, बॉस अच्छा नहीं है, या किस्मत ही साथ नहीं दे रही। हाँ, ये तो सब कहते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। 80% रुकावटें इंसान के अपने अंदर होती हैं, उसकी अपनी आदतों में, उसकी कमजोरियों में, या फिर जरूरी योग्यताओं की कमी में। केवल 20% बाधाएं बाहरी दुनिया पर निर्भर करती हैं। मतलब अपनी अंदरूनी बाधाओं को ईमानदारी से पहचानना और उन पर काम करना ही असली प्रगति का रास्ता है। बिल्कुल। और ये प्रगति तब और तेज हो जाती है जब इंसान खुद पर दबाव डालना सीख लेता है। खुद पर दबाव डालना? हाँ। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में केवल 2% लोग ही ऐसे हैं जो बिना किसी बाहरी निगरानी या दबाव के अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं। समाज में इन्हीं लोगों को लीडर कहा जाता है। बाकी जो 98% लोग हैं वो हमेशा किसी और के निर्देश या डांट का इंतजार करते हैं। ये तो बहुत सच बात है। तो खुद को प्रेरित करने का एक बेहतरीन तरीका है एक काल्पनिक डेडलाइन बनाना। मान लीजिए आपको अचानक खबर मिले कि आपको कल ही पूरे 1 महीने के लिए शहर से बाहर किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां कोई इंटरनेट या फोन काम नहीं करेगा। तो ऐसे में आप आज सबसे पहले अपना कौन सा काम खत्म करना चाहेंगे? बस उसी दबाव और उसी जल्दबाजी को महसूस करते हुए अपने सबसे अहम काम पर लग जाना चाहिए। इसके साथ ही मानसिकता का भी बहुत बड़ा खेल है। एक आशावादी इंसान हमेशा
हर मुश्किल स्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्मक खोज ही लेता है। वो समस्या पर रोने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, फोकस बहुत जरूरी है। और आज के समय में जब हम मानसिकता और फोकस की बात कर रहे हैं तो तकनीक के प्रभाव को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। तकनीक आज के दौर में एक शानदार गुलाम है, लेकिन एक बहुत ही भयानक मालिक भी है। भयानक मालिक? हाँ, कुछ हालिया शोध बताते हैं कि आज एक आम व्यक्ति दिन भर में 46 से 85 बार अपना फोन चेक करता है। ये जो लगातार प्लग इन रहने की लत है, हर नोटिफिकेशन पर फोन उठाने की आदत है, ये हमारी गहराई से सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर रही है। ओहो। शुरू में हमने जिस एंडोर्फिन की बात की थी, जो एक बड़ा काम खत्म करने पर मिलता है, तकनीक उसका एक सस्ता और नकली विकल्प देती है जिसे डोपामाइन कहते हैं। मतलब लोग बड़े काम खत्म करने के बजाय छोटे छोटे नोटिफिकेशंस देखकर ही खुश होते रहते हैं। बिल्कुल। जीवन के बेहतरीन और स्पष्ट फैसले लेने के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोग नियमित रूप से खुद को तकनीक से अनप्लग करें और अपने विचारों को शांत होने का मौका दें। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक साथ समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि बड़ी सफलता कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये अपने दिन की योजना एक रात पहले बनाने, कागज पर सोचने, ABCDE तरीके का इस्तेमाल करके अपनी प्राथमिकताओं को बेरहमी से छांटने का नाम है। और 80-20 नियम को समझकर अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने का भी। हाँ, और बिना डरे एक बैरल की तर्ज पर काम का पहला कदम उठा लेने का नाम है। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना और खुद पर बिना किसी भारी दबाव के काम करने का अनुशासन लागू करना ही वो चाबी है जो हमें सबसे मुश्किल और सबसे बदसूरत मेंढक को निगलने की ताकत देती है। और अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन सारी तकनीकों और नियमों का उद्देश्य किसी को एक भावनाहीन रोबोट बनाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। समय प्रबंधन इसलिए नहीं किया जाता ताकि कोई व्यक्ति 24 घंटे लगातार काम कर सके और खुद को मशीन समझ ले। ये सारी जानकारी इसलिए अहम है ताकि व्यर्थ के और महत्वहीन कामों में हमारा जीवन न उलझे। सही कहा। जब महत्वपूर्ण काम समय पर और तेजी से पूरे हो जाते हैं तो वो अमूल्य समय बचता है जिसे हम अपने परिवार, शौक और उन लोगों को दे सकते हैं जो वास्तव में जीवन को खुशियों से भरते हैं। अंततः समय प्रबंधन ही वास्तव में जीवन प्रबंधन है। जो अपना समय संभाल सकता है वो अपना जीवन संभाल सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक विचार है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमने मेढक का मतलब दफ्तर के किसी भारी भरकम काम या किसी प्रोजेक्ट को ही समझा है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेढक कोई ऑफिस का काम हो ही ना? तो फिर क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेंढक किसी करीबी रिश्ते में एक बहुत ही मुश्किल बातचीत हो जिससे आप महीनों या सालों से बच रहे हो? या फिर वो कोई ऐसा रचनात्मक सपना या पैशन प्रोजेक्ट हो जिसे कल करूंगा कहकर एक लंबे अरसे से टाला जा रहा हो? अगर कल सुबह उठकर सबसे पहले उस मेंढक को खा लिया जाए, उस ठहरी हुई बात को शुरू कर दिया जाए या उस सपने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया जाए, तो जीवन में क्या अकल्पनीय बदलाव आ सकता है? जी, ये सच में बहुत गहरा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अपने जीवन के सबसे बड़े मेंढक को पहचानिए और उसे खत्म कर दीजिए। तो दोस्तों, यही थी ईट दैट फ्रॉग किताब की शानदार सीख मिस्टर और मिसेस शर्मा की आवाज में। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से ही एक आदत बनाइए, हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण और कठिन काम को सबसे पहले पूरा करने की। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, ये छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।